फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 19 और 20 को पढ़ा था। तो चलिए आज वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और अनुच्छेद 21 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय संबंधित आदेश जारी न करे। प्रारंभ में AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। लेकिन बाद में फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय संगत, युक्ति एवं निष्पक्ष हो। तो फ्रेंड्स, हमने AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य और मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण केवल मनमानी कार्यपालिका कार्यवाही के विरुद्ध नहीं बल्कि मनमानी विधायिका कार्यवाही के विरुद्ध भी प्राप्त होना चाहिए। मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय जीवन से जुड़े अन्य अधिकार भी शामिल है, जैसे निजता का अधिकार, सम्मान एवं गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का एक अंग मानते हुए मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने अनुच्छेद 21 को पढ़ लिया और देख लिया इसमें क्या क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं कैसा संरक्षण प्रदान किया गया है। निरोध दो प्रकार के होते हैं, पहला दंडात्मक निरोध, दूसरा निवारक निरोध। तो पहले हम दंडात्मक निरोध को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए न्यायालय में सुनवाई एवं दोष सिद्धि के पश्चात दंड दिया जाता है। दंडात्मक निरोध देख लिए। जब अब है निवारक विरोध। इसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना सुनवाई एवं दोष सिद्धि के ही हिरासत में रखा जाता है। इसका उद्देश्य अतीत के अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि भविष्य में संभावित अपराध को रोकना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते क्या है। अर्थात अनुच्छेद 22 के निम्नलिखित दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून से संबंधित मामलों से है। इसमें व्यक्तियों को साधारण कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त है। तो कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है देख लेते हैं। साधारण कानून के तहत बगैर उपयुक्त कारणों के किसी नागरिक को ना तो गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही उसे हिरासत में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। 24 घंटे के अंदर न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि न्यायिक दंडाधिकारी व्यक्ति की हिरासत की अवधि को अगर आगे नहीं बढ़ाता है तो 24 घंटे के बाद व्यक्ति को रिहा करना होगा। अगला देखते हैं। व्यक्ति को अपने रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श एवं प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार भी है। तो ये सारे संरक्षण प्राप्त हैं। उपरोक्त संरक्षण सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे संरक्षण विदेशी व्यक्ति और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं दूसरा भाग हमारा। दूसरा भाग वैसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जिनकी गिरफ्तारी एवं निरोध निवारक कानून के अंतर्गत की जाती है। यह संरक्षण नागरिक एवं विदेशी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण देखते हैं। ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध का कारण जानने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक हित में तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के 3 माह से अधिक निरोध में नहीं रखा जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। 3 माह से अधिक की अवधि
के निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। 44वां संविधान संशोधन कानून 1978 के द्वारा सलाहकार बोर्ड के बिना निरोध की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई थी, लेकिन यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अतः वर्तमान में यह अवधि 3 माह ही है। निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार किसको है वो देख लेते हैं। तो संसद एवं विधानमंडल दोनों को अधिकार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं संसद कौन सा अधिकार बनाती है। केवल संसद को जो अधिकार दिया गया है वो है रक्षा मामला, विदेशी मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर। अब संसद एवं राज्य दोनों को जो अधिकार मिला वो देख लेते हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था जैसे विषयों में संसद ने निम्नलिखित निवारक निरोधक कानून बनाए हैं। अब संसद कौन कौन से कानून बनाए हैं पहले से वो देख लेते हैं। संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक निरोध कानून। कानून का नाम, वर्ष और स्थिति। मैंने इस तरह से डायग्राम मेंशन किया, आप लोग अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था और 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया और 1978 में समाप्त हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आता है और अभी भी प्रभावी है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोध अधिनियम 1985 में आया है और 1995 में समाप्त हो गया। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में आया था और 2004 में समाप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से बनाए गए थे कानून, निरोध कानून, वो हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं आगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार, बलात्कार एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसे दंडनीय अपराध माना गया है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री है। संसद का अनैतिक दुर्व्यापार निवारण कानून 1956 पेशेवर यौन शोषण के लिए अवैध तस्करी को रोकता है। मानव दुर्व्यापार में महिलाओं एवं बच्चों की खरीद बिक्री, अनैतिक व्यापार, देवदासी प्रथा एवं गुलामी जैसी प्रथाएं शामिल है। संविधान बलात्कार एवं बेगार पर भी रोक लगाता है। बेगार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना उचित पारिश्रमिक अथवा अत्यंत कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि यह प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहता है तो इसे ही बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। बच्चों का कारखाना आदि में नियोजन पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाना, खान, रेलवे, बंदरगाह अथवा अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण एवं जोखिमपूर्ण कार्य स्थितियों से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। साथ ही बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा कई विधिक प्रावधान किए गए हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन निषेध किया गया था। विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में पूर्ण प्रतिबंध, जैसे बीड़ी उद्योग, पटाखा उद्योग, माचिस उद्योग, कांच उद्योग आदि। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, इसमें देख लेते हैं 14 वर्ष से कम बच्चों का पूर्ण प्रतिबंध, 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों का खतरनाक कार्यों में नियोजन निषेध। इस कानून के उल्लंघन पर 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास, 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स हमने अनुच्छेद 23-24 कंप्लीट कर लिया। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।